नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। बिहार में चुनाव हो चुका है। एसआईआर का जो प्रोसेस था वह भी यहाँ हुआ और उसके फल जो निकले, फलादेश, वह भी यहाँ पर दिखा। अब यह एसआईआर का जो तमगा है वह अब पश्चिम बंगाल के सर पर लाद दिया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि पूरे भारत में होगा, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से बिहार में मात्र 2 महीने पहले एसआईआर करवाया था, ठीक उसी तरीके से बंगाल में भी 2 या 3 महीने पहले एसआईआर का प्रोसेस शुरू किया गया था। बिहार में भी जब एसआईआर का प्रोसेस शुरू हुआ तो बहुत सारे जो कर्मी थे और बंगाल में जब एसआईआर हो रहा है तो वहां पर तकरीबन ममता बनर्जी के 100 से अधिक बीएलओ या कर्मी की मृत्यु हो चुकी है। बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी बहस की है और चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग तक करार दिया है। चुनाव आयोग का जो मसला फंडा है एसआईआर कराने के पीछे, वो कहना चाह रहा है कि घुसपैठिया है, उसको भगाना है। बिहार में घुसपैठिया घुसपैठिया कह करके एसआईआर करवाया गया। जब चुनाव आयोग से पूछा गया कितने घुसपैठिया बिहार में मिले, तो उसका जवाब कुछ नहीं था। मतलब एक भी घुसपैठिया बिहार में नहीं मिला। अब ये घुसपैठिया का हल्ला लेकर के पश्चिम बंगाल गए हैं। वहां पर लोगों को तंग तबाह करने का जो प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है। ममता बनर्जी तब से फाइट कर रही है। बिहार के भी लोग फाइट कर रहे थे, लेकिन एक न सुनी। सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ भी रहा उसमें आधार कार्ड को जोड़ा गया था। पश्चिम बंगाल में तो आधार कार्ड को भी नहीं माना गया है। पूरी जद्दोजहद है। ऐसे में मेरे साथ हैं प्रभात कुमार, जो कि उम्मीदवार रहे हैं इस एसआईआर के तहत बनाने वाली चुनावी जो ठंडा था या चुनावी जो प्रक्रिया थी उसके तहत, और जन स्वराज पार्टी से ये उम्मीदवार थे। काफी परिश्रम किए क्षेत्र में, लोगों के बीच लोकप्रिय थे और तमाम कोशिश जद्दोजहद के बाद जन स्वराज पार्टी की क्या स्थिति हुई ये आपसे छिपी हुई नहीं है। पूरे बिहार में एक भी सीट जन स्वराज पार्टी नहीं जीत सकी। भाजपा और जदयू की सरकार बनने के बाद अगले दिन से ही बिहार में वह तांडव शुरू हुआ जो कि दुनिया ने देखा। किस तरीके से गरीबों के घर उजाड़े जा रहे थे, तोड़े जा रहे थे, बुलडोज किए जा रहे थे और बलात्कार हत्या का भी दौर बिहार में शुरू हो गया है या शुरू है। जो भी है, ये स्थिति पश्चिम बंगाल में ना हो, इसकी सबक लिया जा सके पश्चिम बंगाल में, यह भी एक जरूरी टास्क है, जरूरी चीज है। और इसीलिए हम जो है आज उम्मीदवार प्रभात कुमार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एसआईआर ने किस तरह से बिहार चुनाव को प्रभावित किया और एसआईआर का जो फल बीजेपी के और जदयू के रूप में दिखा वह क्या था और क्या कारण था कि जन स्वराज पार्टी पूरे बिहार में एक भी सीट न जीत सकी। सीट तो छोड़िए, जो प्रतिशत होता है मतदान का, वोट का, वह भी बहुत बहुत कम आया। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भूमि में है। आपको भी, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम जी चैनल के माध्यम से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि बिहार में क्या चल रहा है। आप उम्मीदवार थे बिहार चुनाव में, और ये जो एसआईआर का प्रोसेस था उसको भी आपने झेला है। उसके बाद जो कुछ फल निकल के आया है उसको भी आपने देखा है। तो आप जब खुद चुनाव में थे तो आप बताएं दर्शकों को कि आपने एसआईआर के तहत जो कुछ चल रहा है, क्योंकि एसआईआर का महत्वपूर्ण चीज है कि आज पश्चिम बंगाल में ही बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी खुद लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में, तो और चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग कर रही है। आपने क्या देखा चुनाव के दौरान एसआईआर का रूप? जैसे पूरे बिहार में अगर एसआईआर को देखते हैं तो एसआईआर है कि इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन
क्या है, रिवीजन, रिवीजन, इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। रिवीजन है वोटर लिस्ट का, जिसमें कि ऐसे लोगों का सरकार करी है, जो ऐसे लोग जो जिंदा नहीं है और जिनके पास जायज प्रमाण नहीं है कि वो उनका वोटर लिस्ट में नाम हो, उन लोगों का नाम काटा जाए। जैसे कथित तौर पर घुसपैठिया करार दे रही है सरकार, जो बाहर से आए और किसी तरह से यहाँ वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा पाए, तो उन लोगों का नाम काटने के लिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। और फिर दूसरा था कि जो लोग मर गए हैं उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाए, जो अभी तक है। लेकिन ये सिर्फ दिखाने की बात है और कहने की बात है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छिपा हुआ है। और चुनाव आयोग जो है इस एसआईआर के दौरान नाम काट नहीं रहा है, कह रही है सरकार कि नाम काटने के लिए एसआईआर कराया जा रहा है। और विपक्ष भी बार बार यही बोल रहा है कि इतने लोगों का नाम काट देगा, नाम काट जा रहा है। नाम काटने का ही प्रयास नहीं है सरकार का, नए और फर्जी लोगों का नाम जोड़ने का काम एसआईआर कर रही है। अब आपको इसमें हम इसको गहराई में अगर जाएंगे तो एसआईआर जब बिहार में शुरू हुआ था, सबसे पहला जो रिजल्ट आया उसमें 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। उसके बाद करीब करीब मतलब कि उसमें हजार नहीं जा रहे हैं, 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। बहुत हंगामा हुआ कि भाई इतने लोगों का नाम काट दिया गया। तो काटे गए। उसके बाद सरकार बोली कि आपत्ति दर्ज करने के लिए हम समय दे रहे हैं, और जिनका भी नाम लग रहा है कि हमारा कट गया है गलती से, तो वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो आपत्तियों पर जब काम हुआ तो उसमें 18 लाख लोगों के नाम वापस जुड़ गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये आपत्तियों का नाम जुड़ने के में जो प्रोसेस लगाया उन्होंने, उसमें लिखा गया कि आप को नाम दर्ज करने के लिए जो फॉर्म जारी किया गया, माने आपत्ति दर्ज करने के लिए जो फॉर्म जारी किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, वो फॉर्म 6 था। फॉर्म 6 वैसे लोगों के लिए जरूरी होता है जो पहली बार अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाना चाह रहे हैं। जो बच्चे 18 साल की उम्र पार कर गए हैं और उन्हें अपना चुनाव आयोग में अपने इलेक्शन लिस्ट में, वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना है, उनके लिए वो फॉर्म 6 होता है। उसमें एफिडेविट देना होता है कि इसके पहले मेरा किसी भी चुनाव क्षेत्र में कहीं भी मेरा वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं है और मेरा नाम दर्ज किया जाए फलाने चुनाव क्षेत्र से। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला था और गड़बड़ था कि आपसे आपका नाम चुनाव आयोग ने काट दिया और अब आपको कह रहा है कि एक ऐसा फॉर्म दीजिए भर करके जिसमें कि आप डिक्लेरेशन खुद ही कर रहे हैं कि मेरा कभी चुनाव में वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था। ये एक बहुत बड़ी बात थी और उसी को चुनाव आयोग बार बार नकारता रहा कि हम ऐसा फॉर्म 6 जारी नहीं किए। फॉर्म 6 तो वैसे लोगों के लिए है जो पैरेलल नए लोग वोटर लोग जोड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फॉर्म 6 है। लेकिन लोकल स्तर पर जो प्रशासनिक पदाधिकारी जो एसआईआर का को एग्जीक्यूट कर रहे थे, उन लोगों के पास बस वही फॉर्म था और वोटरों को देने के लिए वही फॉर्म दे रहे थे, इसी को एफिडेविट करा करके नाम दिलवाई। तो उसमें ऐसा क्या होने लगा कि जो पहले आपत्ति दर्ज करने में जो 18 लाख लोग नाम लोग जिनका दर्ज हुआ, वो मानिए कि सब नए वोटर हैं। अब उसमें से जो आपत्तिकर्ता लोग थे वो कितने थे और फर्जी वोटर बाहर से लाए गए वो कितने थे, ये आंकड़ा न आज किसी के पास है, न चुनाव आयोग किसी को उपलब्ध करा पाएगा। विपक्षी पार्टियों के पास जो हर पार्टी का जो बीएलए है, उन लोगों को भी हमको लगता है कि ये फर्जी वोटरों का अंदाजा नहीं है। उसके बाद ये जो आपत्ति दर्ज करने की तिथि को बढ़ा दिया गया और बढ़ा दिया गया। पहले तय था कि इतने तारीख को हम आपत्ति दर्ज करेंगे, इतने तारीख को फिर नया वोटर लिस्ट प्रकाशित करेंगे। प्रकाशित हो गया, लेकिन उसके साथ ही आपत्ति दर्ज करने की तिथि को और बढ़ा दिया गया और वो समझिए कि अनिश्चित काल के लिए बढ़ता चला गया। हर जब खत्म हुए डेट उसके बाद फिर से बढ़ा दिया जा रहा था। और आंकड़े के हिसाब से
जो आखिरी जो दर्ज किया गया, ये प्रकाशित किया गया वोटर लिस्ट, उस समय तक 22 लाख लोगों के नाम वापस जुड़ गए मतलब कि 22 लाख आंकड़े में आ रहे हैं कि 22 लाख लोग, 65 लाख में से 22 लाख लोग वापस नाम जुड़वा लिए। लेकिन वो सच नहीं है, उसमें बहुत सारे फर्जी लोग हैं जो वोटर कट के जिनका नाम कटा, तो उसमें से कम लोग हैं, ज्यादातर फर्जी लोग उसमें वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाए। और वो ऐसे बूथों पर हैं, आमतौर पर देखिएगा शहरी बूथों पर कोई वोटर एक दूसरे को बहुत लोग जानते नहीं है, एक परिवार के या आस पड़ोस के लोग एक दूसरे को जानते हैं, और कोई दूसरे मोहल्ले का आदमी यहाँ आकर के वोट दे सकता है, इसलिए कि आप सोच रहे हो कि भाई वो अभी नया इस मोहल्ले में आया होगा, उसका नाम जुड़ा, और जहाँ वो पहचान लिए जाएंगे वैसे जगहों पर उनका वोट नहीं। बहुत सारा बूथ नया बढ़ाया गया, उसमें सरकार तर्क दे रही थी कि वोटिंग परसेंटेज को के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए हम वोटर बूथों की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें पोलिंग बूथों को ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में बढ़ाया गया, और उसमें भी यही खेल है कि नए लोग जो आ रहे हैं जिनको आप पहचानते नहीं हैं, और उनके वोटिंग पर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। कोई बीएलए के पास पोलिंग एजेंट जो है दूसरी विपक्षी पार्टियों के, उनके पास कोई उनका पहचान नहीं है, मैंने आप पहचानते नहीं कि ये आदमी प्रभात कुमार हैं कि नहीं है, और वोट हैं तो मेरे पास एक फर्जी आईडी है, हम जाकर के वोट दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति है, और ऐसा यार कुल मिला करके नए वोटरों को, माने नए फर्जी वोटरों को जोड़ने का एक मुहिम चलाया गया। दूसरे राज्य का भी वोटर फर्जी कहीं से भी फर्जी, आप एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा के लोगों को माने आप जोड़ सकते हैं। इसका नमूना आया, इसका जो सबूत है, आप देखे होंगे कि यहीं प्रकाशित हुआ सीतामढ़ी के एक क्षेत्र का एक बूथ का, जहाँ की 500 लोगों का पता एक ही घर का दिया हुआ है। उसके बाद बाकी लोगों का कई लोगों का ऐसे आया जो पता के 00 लिखा हुआ है, उनका डाटा जो है वो ऑथेंटिक नहीं था, विश्वसनीय डाटा उसमें नहीं डाला गया था। और इस तरह का खेल हर जगह जहां भी चुनाव हो रहा है, जैसे कर्नाटक में राहुल गांधी ने एक 1000 पन्ने का कि 10,000 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट पेश किया था, उसमें सारे फर्जी वोटरों का पूरा कच्चा चिट्ठा उसमें जाहिर था। महादेवपुरा एक विधानसभा है कर्नाटक में, जहां बंगलोर के पास ही कहीं है, वहां उन्होंने बड़े पैमाने पर एक ही नाम के कई लोगों का ये किया, पता लगाया, जो यूपी के में भी वोटर लिस्ट में दर्ज है, उनका नाम महाराष्ट्र में भी दर्ज है। सैकड़ों लोग ऐसे थे कि उस विधानसभा क्षेत्र में जो कई जगह है उनका, जैसे कई राज्यों में उनका नाम दर्ज है। यहाँ पर एक चीज और बोलेंगे, वो तो एसआईआर के पहले की घटना है। एसआईआर के बाद बिहार में भी तो आपको तेजस्वी यादव का जो है दो जगह नाम आ गया था, फिर उप मुख्यमंत्री अभी जो है सुभाष चौधरी, इनका भी नाम दो जगह आ गया, 3 जगह आ गया था। तो मतलब इस तरह चीजें तो मैंने घटी नहीं, चीज। और मैं जब गया था विधानसभा में घूमने के बाद चुनाव दरमियान में, लोगों ने बताया कि 6000 लगभग लोगों के नाम कटे वोटर लिस्ट से। तो इस तरह घटना वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे चुनाव आयोग कह रहा है कि हम मल्टीपल, जैसे जिनका नाम दर्ज है कई विधानसभा क्षेत्रों में, जिनका नाम दर्ज है, या एक ही विधानसभा में कई बूथ पर उनका नाम दर्ज है, वो कारण ऐसा होता है कि जैसे हमने ये भी चुनाव आयोग के या उनके जो कर्मी है उनका ही दोष है कि मान लिया मेरा घर है जहानाबाद में, गाँव में, हम वहाँ रहते हैं, वहाँ मेरा वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। मैं पटना में रह रहा हूँ, यहाँ भी घर बना लिया हूँ, यहाँ का मेरा अपना परमानेंट आईडी हो गया है आवास का। अब आवास के, यहाँ के आवास से हम चाहें तो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लें, और दर्ज करा लें तो नियम यही है, फॉर्म 6 जो है ना, वो यही तो बताता है, उसमें डिक्लेरेशन है कि हमारा और किसी क्षेत्र में नाम दर्ज नहीं है, और अगर दर्ज है तो उसमें
दिखाना है कि हमारा नाम पहले से फलाने जगह बूथ पर मेरा फलाने बूथ में या फलाने विधानसभा के फलाने बूथ पर मेरा नाम दर्ज है, उसको वहां से हटा करके मेरा नाम अब यहाँ दर्ज कर दिया जाए। आप रख सकते हैं एक ही जगह। तो अगर हम एक माने अब उसमें जो लोग जैसे तेजस्वी का नाम आया, उप मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का नाम आया, सम्राट चौधरी जी का नाम आया, कई जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनका नाम आया कि दो दो जगह उनका नाम दर्ज है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में। तो ये चुनाव आयोग की ही कमी है कि आपने उस पूरा फॉर्म को अगर आप उम्र देख रहे हैं उस हिसाब से देखना चाहिए कि इनका नाम दर्ज था कि नहीं था पहले, तो उसको छांटना चाहिए था उनका, लेकिन फिर भी वो रह गया। चलिए ये ठीक है, गड़बड़ है क्योंकि दोनों जगह नाम किसी का होना नहीं चाहिए था। और अगर नाम दर्ज कराने वाले लोग जो हैं, हाई प्रोफाइल लोग हों चाहे लो प्रोफाइल लोग हैं, अगर दूसरे विधानसभा में अगर नाम दर्ज है और दूसरी जगह दर्ज कराना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए, और उसमें सजा का प्रावधान है सरकार के नियम में, तो उनको भी चाहिए कि अपना डिक्लेरेशन सही करना चाहिए। लेकिन लोग उतने जागरूक नहीं है, सोचते अच्छा वहां भी वोट दे लेंगे, यहाँ भी वोट दे लेंगे, यहाँ भी नाम दर्ज करा लेते हैं। तो असली मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि इस तरह का उनका तो ठीक है, फर्जी नाम नहीं है ना, वो नाम माने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, अब समझ लीजिए कि उसको आप प्रोफेशनल वोटर कह सकते हैं ना, कि पैसा लेकर के हम कहीं जाकर के वोट देंगे, मेरा नाम दर्ज करा देंगे। अब एक आदमी इस तरह से एक विधानसभा में कुछ 100 लोग अगर पकड़े जाए कि इनका नाम महाराष्ट्र के विधानसभा में 3 जगह 3 माला विधानसभा में दर्ज है, यूपी के 3-4 विधानसभा में दर्ज है, कर्नाटका के कई विधानसभा में दर्ज है, तो ये तो माने कहिए कि प्रोफेशनल वोटर हो गए। तो उस तरह के लोग हैं। तो एसआईआर में इन लोगों को छांटने के बजाय ऐसे लोगों को जोड़ा गया है, और यही गड़बड़ी है कि चुनाव आयोग अपने तरीके से जो राजनीतिक जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए अपने हिसाब से वोटर तय कर रही है। वोटर तय कर रही है। वोटर तय कर रही है। पहले जनता सत्ता तय करती थी, अब सत्ता हाँ, जनता को तय हाँ, कर रही पहले है। होता था कि वोटर सरकार को तय करते थे, सरकार कौन बनेगा, हमारे ऊपर कौन रूल करेगा, ये वोटर तय कर रहे थे। अब क्या हो रही है, चुनाव आयोग ऐसा खेल रच रहा है जिसमें अब वोटर, सरकार ही वोटर तय करेगी कौन हमको वोट देगा। तो वैसे लोगों को वहाँ प्लांट करो और उन लोगों से हम अपना वोट ले लेंगे। हर विधानसभा में 6,000 वोट कटे गए थे जमीन लोगों के, ये क्या बात, हर विधानसभा में कटा गया था 6,000 लोगों। जैसे देखिए कई ऐसा है ना कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी हाँ, हाँ, मरे हुए लोगों को जो जिंदा थे वहाँ प्रोड्यूस किया गया था, वहाँ पर जज भी अवाक था देख करके। जैसे देखिए इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, मेरा नाम नहीं कटा, मैं बता रहा हूँ कि मेरे परिवार का नाम नहीं कटा, मेरे बूथ पर किसी का जो मृत लोग हैं उनका नाम कटा, या ये हमको पता नहीं, उनका तो नाम कटा होगा, हम वो भी हम दावे से नहीं कर सकते हैं कि मेरे बूथ पर सभी लोगों का नाम, वैसे लोग जो मृत हो गए हैं उनका नाम कट गया है पिछले चुनाव के बाद। तो ये है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव के हमें याद नहीं आ रहा है, मैंने 1-2 चुनाव पहले हमने वोटर लिस्ट में कई ऐसे लोगों का नाम देखा था जो गुजर चुके थे, जबकि एक ये अनवरत प्रक्रिया है, हर चुनाव के पहले रिवीजन होता है और बीएलओ को ये ड्यूटी दी जाती है कि वो गांव के वैसे लोगों का नाम चयन करके जो गुजर चुके हैं उनका चुनाव आयोग को भेजे और वहां से निर्वाचन कार्यालय जो है हर जिला में होता है वहां भेज करके उनका नाम सुधार करवाए, उनका नाम हटवा दे, ऐसा प्रोविजन है। लेकिन इस पर कभी नहीं हुआ, होता रहा है। और अभी क्या हो रहा है ना कि वैसे लोगों का तो नाम कटा होगा निश्चित रूप से, जो रिवीजन हुआ है इसमें, लेकिन अब ऐसे लोगों का मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम माने जो जिंदा है और माने वैध कागजात उनके पास है फिर भी वो उनका नाम कट गया, मेरे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, कोई आदमी बोलने नहीं आया कि मेरा नाम कट गया है। बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है। हाँ, तो हुआ होगा तभी तो लोग दावा कर रहे हैं। योगेंद्र यादव जब बहस करने गए थे
थे तो वहाँ पर बकायदा हाँ 15 लोगों को 19 लोगों को जिन्हें प्रोड्यूस किया गया था जो हाँ कि हाँ। बरेली नाम कटा हुआ था उसका। लेकिन मेरा जो हम बता रहे हैं कि माने डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा था, जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, तो सत्यापन करने के लिए, तो उस पर कोई काम नहीं हुआ। वो जो डॉक्यूमेंट हम दिए हैं उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, सरकार ने कोई उपयोग नहीं किया, क्योंकि मेरे डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है। चुनाव आयोग में जो माने वोटर लिस्ट में मेरा जो दर्ज है, और उसको हम सुधारने के लिए, जैसे इस बार भी बीएलओ को बोले कि भाई अब तो तुम रिवीजन कर रहे हो और इसमें हम तुमको जन्म प्रमाण पत्र के लिए अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो जरूरी है वो दे रहे हैं। तो जब प्रकाशित हुआ नाम, तो मेरा फिर पुराना वाला जो चुनाव वोटर लिस्ट था वही प्रकाशित हुआ, उसमें नया कोई सुधार संशोधन नहीं हुआ। हम उसको बोले कि भाई मेरा नाम इसको सुधारो, हमको चुनाव लड़ना है, जो जन्म तिथि को सुधारना होगा तुमको, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रक्रिया बताते रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये सब गड़बड़ी चल रही है, समझे कि नहीं। अच्छा एक चीज ये हुआ, जो चुनाव घोषणा होता है, चुनाव जब घोषणा होता है, घोषणा होने के बाद सरकार जो है किसी तरह का पैसा नहीं बांट सकती है, दारू नहीं बांट सकती है, मुर्गा नहीं बांट सकती है। लेकिन इस चुनाव में एसआईआर हुआ और उसके बाद भी जब सरकार ने जब 10-10 हजार लोगों को दिया, वो पूरा कितना प्रभावित किया और चुनाव आयोग जो है कुछ क्यों नहीं किया उसके। हाँ देखिए, अभी जैसे हम लोग जब क्रिकेट मैच जब देखते हैं, वहाँ अगर कभी कभी बेईमानी का जो माने आप सुनेंगे, तो होता है क्या ना कि एक टीम दूसरे देश में जाके दौरा करके वहाँ खेल रही है, वहाँ के लोकल अंपायर रहते हैं, तो होता है कि यहाँ 11 नहीं 13 खिलाड़ी खेल रहे हैं, मतलब 2 अंपायर उसके साथ खेल रहे होते हैं। और ये माने सटायर है माने इस तरह का, माने माने जैसे चुनाव में या खेल में जब बेईमानी का आरोप लगता है, तो वो सटायर है कि भाई 13 खिलाड़ियों के साथ फलाना टीम खेल रही है। तो यहाँ भी जो है ना, यहाँ चुनाव माने जो भी पार्टियां हैं, वो एनडीए और महागठबंधन या ये सरकारी माने सरकार में सत्तारूढ़ दल है, उससे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको चुनाव आयोग से चुनाव लड़ना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। चुनाव आयोग किस तरह से सरकार को मदद कर रही है और सरकार चुनाव आयोग को मदद कर रही है। चुनाव आयोग को के गठन का जो प्रक्रिया है, चुनाव माने मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसको बदल दिया उन्होंने, केंद्र सरकार ने, और फिर उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक बिल पास करवाया कि चुनाव आयोग पर कभी भी उनके लाइफ टाइम तक कोई उन पर आरोप लगा करके कोई दोष सिद्ध नहीं कर सकता है, मतलब उन पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है, आरोप लगाया नहीं जा सकता है, केस नहीं चलाया जा सकता है। तो ये प्रोटेक्शन हो गया। तो ये समझिए कि एक अमोघ हथियार मिल गया चुनाव आयोग को, कवच मिल गया, और चुनाव आयोग हर हथकंडा अपनाने पर उतारू हो गया। जैसे कि अभी बिहार में 10,000 रुपये हर महिला को देने का जो बात चला, हर महिला को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपया दिया जाएगा, और 10,000 ही नहीं, वो 2 लाख रुपया देने की बात हुई कि इनिशियली हम लोग 10,000 दे रहे हैं। तो आप अब कल्पना कर सकते हैं कि कोई महिला 10,000 में अगर कोई बिजनेस इनिशिएट करना चाहेगी तो कौन सा बिजनेस इनिशिएट कर सकती है 10,000 रुपये। आप बोल रहे हैं चुनाव के बाद आपको 2 लाख रुपया देंगे, तो ये तो माने सीधा सीधी ब्राइब हुआ, घुसखोरी हुआ कि आप 10,000 रुपया लीजिए, वोट दीजिए, फिर हम आपको 1,90,000 और देंगे, और अगर सरकार नहीं बनेगी तो फिर हम 1,90,000 भूल जाएंगे, आप भी भूल जाइए। तो ये बेईमानी का एक बहुत बड़ा ये था। और सबसे बड़ा जो है इसमें चुनाव आयोग का माने देखिए, धृतराष्ट्र बन करके वो चुपचाप देखता रहा, और सरकार कह रही है कि ये हम लोग चूंकि योजना की घोषणा पहले कर चुके हैं, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन हम करते रह सकते हैं। जैसे कि इसीलिए उन्होंने चुनाव का आचार संहिता लागू होने के पहले हम घोषणा कर दिए हैं भाई इस योजना का, लेकिन लाभ उनको पहुंचा रहे हैं इंडिविजुअल, हर तो चुनाव के दिन तक 10-10 हजार रुपया बढ़ता रहा। ये किसी भी मायने में जस्टिफाइड नहीं है, और चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए था। ये फैक्टर कितना प्रभावित किया चुनाव को, 10,000 का फैक्टर? नहीं, आप सोच सकते हैं कि गांव की महिलाओं को, जहां आप सोचिए ना कि 200 से 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था, उसके लिए लोग जो
माने तंत्र है उनका नाम दर्ज कराने के लिए उसको घूस देने को तैयार होते हैं। तो गांव में गरीबी का माहौल आप माने कल्पना से परे है। आप जाकर घूम करके देखेंगे तो 10,000 रुपया उन ग्रामीण महिलाओं के लिए कितना मायने रखता है, ये बहुत समझने की जरूरत है। और जिस महिला को 10,000 रुपया आप चुनाव के पहले दे रहे हैं, अरे मुखिया का चुनाव में हम लोग देखे हैं 500-500 रुपया दे करके लोग वोट खरीद करके मुखिया का चुनाव लड़ते हैं। और जहाँ एक परिवार में 10,000 रुपया मिल जाएगा रोहित जी, आप समझ सकते हैं कि उस पूरे परिवार की स्थिति क्या। पूरा परिवार दिल खोल करके खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं भाई 10,000 रुपया हमको दिया है। हमारी पार्टी जन स्वराज ने घोषणा किया था कि हम महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण देंगे स्वरोजगार करने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वरोजगार उत्पन्न करके वो स्वावलंबी बने। इसके लिए हम लोग 5 लाख रुपए तक का 4% सालाना करके ब्याज से ब्याज के दर से 4% सालाना ब्याज के दर से उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण का हम लोग घोषणा किए थे देंगे। सरकार ने इसका काट ढूंढा और उनको तत्काल 10,000 रुपया दे दिया और उन्होंने कहा कि आप इससे रोजगार शुरू करिए, फिर हम मदद करेंगे 2 लाख। 10,000 रुपया में कौन रोजगार शुरू करेगा आप बताइए। तो हमको नहीं लगता है कि इस 10,000 रुपये का कोई सदुपयोग हुआ होगा। रोजगार सदुपयोग जरूर हुआ होगा, घर के कपड़ा खरीद लेने में और घर के जरूरी सामान खरीद लेने में लोगों ने उपयोग किया होगा इसका निश्चित रूप से, लेकिन रोजगार खड़ा करने में हमको नहीं लगता है कि कोई एक भी महिला ये प्रभावित कितना किया चुनाव में। चुनाव अब तो यही तो बोल रहे हैं कि जिन महिलाओं के लिए, जिस परिवार में 500 रुपये के लिए आप सोचेंगे कि उनके लिए कितना महत्व रखता है, 10,000 रुपया कितना महत्व रखता है, तो इस बहुत बड़ा प्रभावित करने वाला ही कारण रहा है 10,000 रुपये चुनाव में। जी एक सवाल रहेगा, ये जो ट्रायंगल बिहार चुनाव हुआ था जिसमें कि एनडीए, इंडिया और जन स्वराज 3 था, वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें कि जन स्वराज प्रशांत किशोर ने पूरे प्रचार तंत्र खड़ा किया, प्रचार किए, वो गांव में घूमे, लोगों के समर्थन भी बहुत मिला उनको और वोट में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो इसको किस वजह से, क्या ईवीएम फैक्टर इसमें कुछ काम किया है क्या? जैसे ईवीएम के उपयोग पर हमेशा से सवाल उठता है समय के लिए, और चुनाव आयोग इसको हमेशा नकारता रहा है और इसकी निष्पक्षता की जांच करने के लिए वो कभी तैयार नहीं हुआ है। कई बार इसके एक्सपर्ट लोगों ने कहा कि भाई ईवीएम को हमको जांच करने दीजिए, और इन्होंने दूसरे ईवीएम को हैक करके दिखाया है कि देखिए ये ऐसे काम कर सकता है। लेकिन चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी बात गई, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये वो ईवीएम है जो हम यूज नहीं किए, हम जो यूज किए हैं वो उस ईवीएम को हैक नहीं किया। वो चुनाव आयोग करे कि इस ईवीएम को हम जांच करने के लिए देंगे नहीं, तो डेटा को हम 1 महीने के बाद डिलीट कर देंगे। तो इन सब चीजों को आप देखेंगे तो माने ईवीएम के हैक करने का एक साधारण सा जो एआई एक्सपर्ट है कंप्यूटर साइंस में, वो साधारण एआई एक्सपर्ट बता सकता है, बता देगा आपको कि मेरा बेटा है कंप्यूटर इंजीनियर, वो खुद बोलता है कि 2 लाइन का कोड है, 2 लाइन का कोड से हम चाहें तो इस पे जो चाहेंगे सो करवा सकते हैं। तो चुनाव आयोग को का ड्यूटी है कि वो पारदर्शिता दिखाना चाहिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष है, इसको पारदर्शी होना चाहिए, सभी लोग को भरोसा होना चाहिए, न सिर्फ राजनीतिक दलों को बल्कि एक एक वोटर को ये भरोसा होना चाहिए चुनाव आयोग पर कि नहीं ये भाई सही है। तो जब इतनी मांगे उठ रही है, अगर एक आदमी भी, ये संविधान हम लोग का है, अगर एक आदमी भी खड़ा होकर बोलता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो पूरे तंत्र को उसके नाइंसाफी की जांच करनी चाहिए। और यहाँ इतना बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इतने बड़े संख्या में लोग चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए चुनाव से और बैलेट से चुनाव कराया जाए, तो एक बार मानना चाहिए इसको, नहीं तो फिर ईवीएम के पर जो सवाल उठ रहा है उसके विश्वसनीयता पर, तो उसको लोगों को
देना चाहिए कि भाई इसको आप हैक करके दिखाइए। अच्छा, ममता बनर्जी कोर्ट में बहस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कल परसों। वो कहा था कि चुनाव आयोग जो है ये व्हाट्सएप आयोग है। ये आरोप कितना सही लग रहा है आपको? अब व्हाट्सएप आयोग कैसे कहेंगे इसको, मतलब क्या सोच करके व्हाट्सएप आयोग का मतलब हम नहीं समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब वो व्हाट्सएप से चलते हैं और उसको व्हाट्सएप से ही उसको ज्ञान मिलता है, व्हाट्सएप पर ही वो राजतंत्र नहीं को नहीं, चलाते व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप एक माने जैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो उसमें चुनाव आयोग से क्या मतलब। चुनाव आयोग तो कभी व्हाट्सएप पर अपना वर्णन करता नहीं है कि हम क्या है नहीं है। व्हाट्सएप पर आम जनता जो है ना उस पर प्रतिक्रिया दे रही है, उसमें पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। तो उसमें हम उनके चूंकि कहना क्या चाह रही है हम चूंकि सुने नहीं है, इसलिए हम उस पर तो नहीं कुछ टिप्पणी कह नहीं सकते देंगे, हैं। ठीक हाँ। है। एक चीज ये होगा, अब बिहार में एसआईआर हुआ। मुख्य जो इसका मांग था, अमित शाह का दावा था, तो कूद कूद के बोल रहे थे वो कि बिहार में घुसपैठिया घुस गया है, बंगाली घुस गया है, पश्चिम बंगाल के लोग घुस गया, यहाँ घुस गया, पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश का लोग घुस गया, नेपाल के लोग घुस गया। तो चुनाव से पूछा गया कि यहाँ पर जब कि चुनाव के बाद कितने मिले, एसआईआर के बाद बोला कि एक भी नहीं मिला। तो ये सवाल फिर बंगाल में उठाया जा रहा है घुसपैठिया घुसपैठिया का। तो ये घुसपैठिया का मसला क्या है और क्यों मतलब चीजों को इस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है? जैसे देखिए, बात है यहाँ की जो राष्ट्रवाद का एक जो शगुफा भाजपा चलाती है, वो शायद में राष्ट्रवाद है, लेकिन जो लोगों को उद्वेलित करने के लिए इस मुद्दे को उठाता है कि भाई राष्ट्रवाद मतलब बाहरी तंत्र आकर के यहाँ घुसपैठिया करके वो लोग देशद्रोही वाला काम कर रहा है, तो उनको हटाना है, यहाँ से भगाना है। तो ये तो चुनाव आयोग खुद ही तय कर लिया कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है। जितने वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हुआ उसमें कोई घुसपैठिया नहीं निकला, तो यहाँ घुसपैठिया नहीं था। लेकिन वो जान रहे हैं कि घुसपैठिया नहीं है, लेकिन एक मुद्दा जो है ना कि लोगों ने ये बात करने के लिए नैरेटिव सेट करने की नैरेटिव तैयारी। सेट करने के लिए ये बात हो रही है, और यही बात बंगाल में भी हो रही है। और अगर घुसपैठिया घुस रहा है तो 20 सालों से यहाँ एनडीए की सरकार है, तो आपको जिम्मेवारी लेना चाहिए। अगर घुसपैठिया एक भी घुसपैठिया पकड़ा जाता है तो आपकी जवाबदारी है कि कैसे यहाँ करके नाम दर्ज कैसे करा लिया वोटर लिस्ट में। नहीं, तो ये असल में वो मुद्दा ही नहीं है ना। हम आपको बताया कि ये पुनरीक्षण मुद्दा ही नहीं है घुसपैठिया हटाने का, या फिर लोगों का माने अवैध लोगों का नाम काटने का। ये नाम अवैध लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का एक षड्यंत्र है। और यही बंगाल में किया जा रहा है, हर जगह जहाँ भी वो आगे चुनाव आएगा ये काम करेंगे वो लोग। तो ये एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है, अभी आप एक बताइए, आप चुनाव लड़े और मात्र कितना वोट मिला था आपको? 4,000 के करीब वोट। 4,000 करीब वोट मिला था। और जो जीता था उम्मीदवार वो कितना मिला था उनको? 67 ऐसे कुछ आया है। 1000। हाँ, 167। तो ये इतना क्या आपको उम्मीद था कि इतना ज्यादा मतलब प्रशांत किशोर का क्रेज है बिहार में, और बिहार में पूरा आप भी जिस क्षेत्र में लड़ रहे थे आपका भी वहाँ बहुत बड़ा प्रभाव है, लोगों के बीच में सम्मान है, तो क्या उम्मीद था कि इतना कम वोट मिलने जा रहा है? बिल्कुल नहीं। हम जैसे बता रहे हैं कि जिस दिन हम लोग 9 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हुआ है सामने, तो उस दिन तक ये भरोसा था कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं ऐसा लगता था। जैसे मान लीजिए कि आप कैसे तय करते हैं कि हमारे साथ लोग है कि नहीं। तो किसी गांव में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ जिस गर्मजोशी से नवयुवक या लोग आकर के आपके साथ जुड़ रहे हैं, हम लोग मान लिया 30 आदमी किसी गांव में घुस रहे हैं और गांव से बाहर निकल रहे हैं, उस समय आपके पास 100 आदमी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। उस गांव के ही लोग हैं, बाकी 30 आदमी हम लोग अगले गांव के लिए बढ़ गए, लेकिन वहाँ हो सकता है वहां से भी 5-10 आदमी अगले गांव के लिए चले गए। तो ये जो जोश देख रहे थे उससे हम लोग को लगा था कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और हर जगह लोग ये बोल रहे थे, जो हम लोग का जो बेरोजगारी जो और पलायन वाला जो मुद्दा था उस पर लोग एकदम से आकर्षित थे, और लोग बोल रहे थे कि नहीं हम लोग इस बार जनसुराज को ही वोट करें। लेकिन अब रातों रात क्या हुआ, कई तरह की अफवाहें हैं, हुआ भाई करोड़ों रुपया बांटा गया दो दिनों में। कुछ ये आंगनबाड़ी जीविका लोगों का खेल था, उन्होंने गांव में 10,000 बोला। घर घर, हाँ 10,000 जिनको जिनको दिलवाया था उनके घरों में जाकर के या
बाकी लोगों से भी यही कहवाया गया कि अगर चुनाव अ, पार्टी हम मान जिस सरकार बन जाएगी यही दोबारा, तो आपका ये 10,000 रुपया वापस नहीं होगा। दूसरी पार्टी अगर बल्कि और 2 लाख रुपया मिलेगा, और अगर आप अगर ये पार्टी चुनाव हार जाएगी, सरकार नहीं बनेगी अगर दोबारा, तो ये 10,000 रुपया आपसे वापस ले लिया जाएगा। सरकार जो अगली आएगी आपसे वसूल कर लेगी। ये अफवाह करके डराया गया लोगों को, और ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा मैंने चुनाव में। और बाकी तो मशीन के गड़बड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक लास्ट सवाल रहेगा, ये जो जब काउंटिंग, कई सारी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही थी, विपक्षी पार्टी जैसे इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लोग थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि काउंटिंग के दौरान हमलेबाजी घपलेबाजी हो रही है और काउंटिंग ही 2000 या कुछ आंकड़े के बाद से हो रहा है और बीजेपी को जिताया जा रहा है या जो एनडीए को मतलब जिताया जा रहा है। ऐसा मैंने अपने हम तो अपने खुद अपने अपने काउंटिंग सेंटर पर खुद ही मौजूद थे, तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। हम लोग जीरो से ही शुरू किए हैं। जैसे पहले फर्स्ट राउंड का काउंटिंग में आया कि भाई इतना फलाने पार्टी को वोट, इतना फलाने पार्टी को वोट, इतना फलाने पार्टी को। तो पहले काउंटिंग में तो आरजेडी का वहां से मैंने जो माले के कैंडिडेट थे वो लीड कर रहे थे। तो ये नहीं कर सकते हैं, कहीं हुआ होगा भी ऐसा भी। आपके अनुभव में ये चीज सही नहीं लगा? मेरे चुनाव क्षेत्र में ऐसा काउंटिंग में नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज और बताइए हमको, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी जिस जगह चली जाती है वहां पर 50 साल 100 साल तक बीजेपी वहां हटेगी नहीं, क्योंकि वो पूरा तंत्र को मैनेज कर ले रही है, दसाम दाम दंड भेद जो भी हो, और तमाम तरीके का अभी जो आप बिहार घटना में नीट की छात्रा के साथ में जो दुर्भाग्य घटना सामने आई है, या फिर लड़कियों के साथ में यौन शोषण का जो मामला चल रहा है, अभी आप लोग उत्तराखंड के भाजपा नेता के हस्बैंड ने कहा कि बिहार में लड़कियां जो है 25-25 हजार में बिक रही है। तो क्या लगता है कि मतलब भाजपा ने तंत्र को कितना मजबूत कर लिया है कि जीत रही है और अब चुनाव में भाजपा को हराना असंभव दिख रहा है, यह परसेप्शन कैसे बन रहा है? हाँ, ये है ना, जैसे आप जैसे वही है चुनाव तंत्र। हम बताया ना कि अभी चुनाव संपन्न कराने का, एग्जीक्यूट कराने का सारा जवाबदेही रहता है चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग के अंडर में पूरा तंत्र जो है एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र होता है स्टेट का, उसके अंडर में काम करता है। तो यहाँ तक कि डीएम जितने होते हैं वो सब आईएएस होते हैं, और आईएएस लोगों का कंट्रोल भले ही बिहार कैडर होता है, फलाना बंगाल कैडर हो गया, यूपी कैडर हो गया, लेकिन सबका कंट्रोल रहता है यूपीएससी के हाथ में। तो यूपीएससी और केंद्र सरकार उनका सारा कुछ तय करती है, आगे भविष्य चलता है। तो ये सब लोग डरे होते हैं केंद्र सरकार के डंडे से। और अभी अमित शाह का सीधा सीधा जो तरीका है काम करने का, हम लोग मैनेजमेंट में जब पढ़ते थे ना, तो एक हम लोग को एक पर्सनल जो मैनेजमेंट होता था, जिसमें कि मानव संसाधन को कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए होता था। उसमें एक थ्योरी, बहुत कॉमन थ्योरी है, कैरेट एंड स्टिक, मतलब कि गाजर और छड़ी। तो आप अगर मेरी बात कहने का उसका मतलब है कि मैनेजमेंट हमेशा अपने जो मजदूर यूनियन या मजदूरों को कंट्रोल में लेने के लिए कैरेट और स्टिक का फॉर्मूला लगाती है कि अगर हमारी बात मानोगे तो तुमको ये इंसेंटिव देंगे, नहीं मानोगे तो तुमको ये दंड दिया जाएगा। तो आपको चुनना है। आप ये नहीं चुन सकते हैं कि अच्छा हमको इंटेंसिव नहीं चाहिए, हम चुपचाप रहेंगे, हम विरोध करेंगे, हमको मत दीजिए। लेकिन यहाँ वो भी नहीं है ऑप्शन। अगर नहीं मानोगे, माने अगर गाजर खाने का शौक नहीं है तो डंडा खाओ, है ना। खाना तो तुमको है, डंडा खाओ चाहे गाजर खाओ। तो इस तरह से करके चुनाव आयोग से लेकर के जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको ग्रिप में लेकर के सरकार काम कर रही है। अभी आप हम बताया ना कि थोड़ी देर पहले कि चुनाव आयोग को कैसे ऑब्लाइज कर रही है केंद्र, खुली छूट दे रही है, कवच पहना रही है केंद्र सरकार, और फिर केंद्र सरकार के इशारे पर कैसे चुनाव आयोग डांस कर रहा है। तो एक चीज और देखा गया था बिहार चुनाव में, चुनाव के ठीक पहले, वोट होने के ठीक पहले जो है अमित शाह के यहाँ कैंप कर दिए थे। हाँ,
ये कितना बड़ा फैक्टर है जो क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के बतौर अगर वो चुनाव इलेक्शन में वो कैंप कर रहे हैं एक राजधानी में, यहाँ की राजधानी में, ये फैक्टर कितना प्रभाव डालता है? नहीं, वही हम बोले ना कि जैसे कैरेट एंड वाला जो उदाहरण दिए, तो अमित शाह जहाँ जाते हैं, चाहे वो हर जगह अपने वर्कर हो या दूसरी पार्टी के वर्कर हो जो उनके चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, तो वैसे लोगों को बुला करके अमित शाह पर्सनली मिलते हैं और उनके सामने बस यही कैरेट एंड स्टिक का ऑप्शन रख देते हैं। तो हर कोई चाहता है कि बेवजह उलझने कहाँ जाए, चलो भाई कुछ पैसे मिल जाएंगे उसी को लेकर के आराम करो। अच्छा, एक ही और था, चुनाव जो लड़ रहे थे आप लोग, खबर ये भी आ रही थी कि बाकायदा धमकियां मिल रही थी उम्मीदवारों को, जैसे कि जनसुराज पार्टी के कई उम्मीदवार बैठा दिया है, खरीद लिया गया, ये चीज भी मतलब दिखा गया क्या चुनाव में? मेरे यहाँ तो नहीं, हमको किसी ने धमकी नहीं दिया या कभी ये ऑफर नहीं किया कि हाँ बैठ जाइए आपको हम इतना पैसा देंगे, या धमका करके कि नहीं बैठोगे तो हम तुमको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन आपकी पार्टी के कई लोग तो बैठे रहे। हाँ, कई लोग बैठे, तो वही तो बोल रहे हैं ना कि जैसे ठीक। अब जो डर गया बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो बंगाल में चुनाव होने जा रहा है और फरवरी में वहाँ पर अनाउंसमेंट चुनाव होने जा रहा है और वहाँ एसआईआर भी चल रहा है, ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही है। आपने एसआईआर को झेला है, देखा है, चुनाव को देखा है और अपने हार को भी आपने स्वीकार करते हुए उन्हें देखते हुए चीजों को आप आगे बढ़े हैं। इन चीजों को देखने के बाद आपको और सरकार जो बनी बिहार में, बंगाल में जो इलेक्शन होने जा रहा है, एसआईआर हो रहा है वहां पर, और क्या लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार वहां टिकेगी या फिर बीजेपी वहां पर करेगी? जैसे देखिए, बंगाल का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बिहार से अलग है। वहाँ सत्ता के प्रति जो है लोगों का, जैसे आप देखेंगे कांग्रेस के रीजन से ही अगर कंपेयर करेंगे, कांग्रेस का रीजन आया, फिर 35 सालों तक वहाँ माकपा शासन की और अब 10 सालों से ममता जी हैं, तो वहाँ एक वर्ग जो है ना वो सत्ता के साथ उसका जुड़ाव मजबूत रहता है। और वो चाहे सत्ता, जैसे मान लिया कि जो कांग्रेसी थे एक जमाने में, वो जब सीपीएम किसी तरह से सत्ता में आ गई जब, तो बहुत सारा फैक्टर था कांग्रेस का नकारात्मक या फिर जो विरोधी मुद्दा जो था, तो सीपीएम सरकार में आई, तो बहुत सारे जो कांग्रेसी थे वो फिर से सीपीएम के साथ आ गए। अब सीपीएम सत्ता से चली गई तो अब सब लोग फिर से भाजपा के या तृणमूल में आ गए, तृणमूल में काम कर रहे हैं। वहाँ का स्ट्रक्चर जो है बड़ा अलग तरह का है और भाजपा का एक ही मुद्दा है हिंदू मुस्लिम करने का। वो हर जगह चुनाव में चाहती है कि हिंदू मुस्लिम में कुलबंदी हो तो हमको फायदा पहुंचेगा, और जहां हिंदू मुस्लिम कुलबंदी कम होगी वहां पर भाजपा का सफाया हो जाएगा। तो वहां ये फिर से एसआईआर, जैसे एसआईआर बिहार में भी हो रहा था, वो कहे ना कि वो मुद्दा घुसपैठिया करके वो हिंदू मुस्लिम को गुलबंदी करने का है। घुसपैठिया मतलब कि बांग्लादेशी, ठीक है, तो बांग्लादेशी मतलब मुसलमान, तो फिर है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ है हम उनको हटाने के लिए एसआईआर करवा रहे हैं, तो जो हिंदू वोटर हैं वो उनको लगेगा कि ये हमारे हक के लिए भाजपा ये काम कर रही है, तो गुलबंदी होने की संभावना उसको लग रही है। लेकिन नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर, चूंकि पिछले चुनाव में जो 2020 में 19 में हुआ था ना बिहार में, नहीं वहाँ 20 में 20 में हुआ, तो उस समय भी ये मुद्दा काफी उठा है, लेकिन हमको लगता है कि उस समय इनको उनका ये मुद्दा उतना सशक्त नहीं हो पाया और कुलबंदी उतना असरकारक नहीं हो पाया, जिसके कारण भाजपा का सीट बढ़ा निश्चित रूप से, लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुंच सके कि ममता बनर्जी को हरा सके। तो हमको लगता है कि इस बार भी वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है और ममता जी फिर से सत्ता में आएंगे। तो ये था इनका एनालिसिस, चुनाव लड़े और पूरी ताकत से लड़े लेकिन फिर भी हार गए। चुनाव आयोग का रवैया जो है वो बीजेपी के प्रति है,
क्योंकि बीजेपी ने उनको प्रोटेक्शन एक कवच थमा दिया है कि वो कुछ भी करें, गलत सलत काम कुछ भी करें, उन पर खिलाफ कोई ऑफेंसिव क्रिमिनल केस नहीं सकता है, आजीवन सुरक्षा को मिल रहा है। जिसका कारण है कि चुनाव आयोग खुल करके फील्ड में खेल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं देते हैं पत्रकारों का, और ये लोगों के बीच जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है चुनाव आयोग के प्रति, वो उसके लिए भी वो कोई कहीं से भी चिंतित दिखाई नहीं पड़ते हैं। चुनाव आयोग का जो प्रकरण है, बहुत सारी चीज है, और अभी जो एप्स्टीन का फाइल खुल रहा है, जैसे मोदी जी नाम आ रहा है, या बहुत सारी चीजें आ रही है, जो जिस कारण की भारत में अब लग रहा है कि विदेशी साजिश भी चुनाव आयोग में चुनाव के दरमियान चलता है। इस पर भी बात करेंगे हम अपने गेस्ट से, एप्स्टीन फाइल पर भी। लेकिन बहरहाल आपने चीज देखा और आपने क्या महसूस किया, आप बताएंगे, और चुनाव पर कितना भरोसा आप कर पा रहे हैं, और चुनाव के माध्यम से सत्ता बदलने की जो कवायद लोग करने की बात करते हैं, वो आप कितना उत्सुक होंगे या निराशा में जाएंगे, ये सब आप बताएंगे। और आप बातचीत कैसी लगी आपको, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमसे जुड़े रहें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को एक बार फिर से अभिवादन। जी हो जाता है।